फुल फॉर्म ऑफ, नहीं नहीं, DOI का फुल फॉर्म नहीं है। आप पहले वेबसाइट ओपन करें। वेट अ सेकेंड। जी, ये वेबसाइट किसी ने शेयर कर दी है, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करें और जी, और DOI आपने पेस्ट करना है उस आर्टिकल का जो आर्टिकल आपका ओपन नहीं होता। गूगल स्कॉलर पर कोई भी एक आर्टिकल खोलें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और उसको जो है ना बस कॉपी कर लें। वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, एक चिड़िया सी बनी हुई होगी उसके ऊपर। और उस पर आपने जो है वो DOI कॉपी करना है उस आर्टिकल का। आप लोग सब कहाँ चले गए हैं? जी मैम, जो पेड आर्टिकल्स होते हैं जो खुलते नहीं है उनके लिए है या जी जी, ये उनके लिए है जो किसी पेड सब्जेक्ट्स को? आर्टिकल्स, हाँ हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए है जो पेड आर्टिकल्स होते हैं और खुलते नहीं हैं। तो ये उसकी एक प्रॉक्सी है। जी मैम, मैंने ट्राई किया हुआ है, मुझसे ओपन हो गया आर्टिकल, वो पहले खुल नहीं रहा था। हो गया ओपन, चले ठीक है, इसका मतलब अब सबसे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आपका आर्टिकल डाउनलोड करने के तरीके हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा था। अच्छा, कुछ इस तरह के भी होते हैं जिसपे स्ट्रिक्ट प्राइवेसी होती है, फिर वो ओपन नहीं भी होते, लेकिन फिर उसके लिए आप कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना नेक्स्ट ये है कि लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अब इसके लिए मैंने आपको एक जो है ना स्टेप्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें आपने फॉलो क्या क्या करना है। आर्टिकल्स जो है वो आपने कहाँ कहाँ से सर्च करने हैं, वो लिस्ट आप लोगों के पास आ गई, ठीक है। गूगल स्कॉलर अगर आप खोल लेते हैं, वहाँ से आर्टिकल्स आपने डाउनलोड करने हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा कि आर्टिकल्स हमने डाउनलोड करने कहाँ से हैं और कैसे करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने लिखना कैसे है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आप ना जो आपकी लिटरेचर है, ठीक है, उसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है। अब अगर आपको कहा जाए कि ये आपका टॉपिक है और इस टॉपिक को जो है ना आप इस पर कोई कंटेंट, सबसे पहले ना कंटेंट्स बना लें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके पास जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो पूरी करने में ना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे आपको कहा जाता है कि ठीक है, आपके पास ये टॉपिक है और आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, तो सबसे पहले वो जो आउटलाइन होती है ना, वो आउटलाइन बना ले तो लिटरेचर रिव्यू आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको कोई टॉपिक देती हूँ, या फिर आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी एक टॉपिक चूज करके और आप बताएं कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ कि पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए, उसके बाद आप लोग बेशक ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि उस पॉइंट के अंदर आपने बताना होता है कि ये इसको डिफाइन करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसका आपको, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेशन जब तक नहीं बताएंगे तो किसी को भी पता नहीं लगेगा कि अगर कोई ऐसा बंदा आपकी रिसर्च पढ़ रहा है जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ और कि किस तरह तरीके से हुआ, तो उसके लिए फिर ये आसान हो जाएगा कि जो है उसे पता लग जाएगा कि ठीक है, जब वो डेफिनेशन पढ़ लेगा। और ये चीज़ आपने लिटरेचर रिव्यू में बतानी होती है कि हम किस तरीके से जो है वो उसको जो है एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आ गई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आता है आपने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होती है अपने टॉपिक की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट उस पर आ जाए। अब अगर आपका टॉपिक ऐसा है ना जिसमें दो चीज़ों का रिलेशन आप बता रहे हैं, जैसे कि उस दिन हमने डिस्कस कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, हम फर्स्ट कर ले रहे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पे क्या होगा, ठीक है। तो अब ये, या फिर सिर्फ आप टॉपिक ले लो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हमने सिर्फ एक टॉपिक लिया क्लाइमेट चेंज। अब हम उसको बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज के कॉजेज क्या हैं, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्या हैं, क्लाइमेट चेंज किस किस सेक्टर में जो है वो, ये आपकी 3 हेडिंग्स बनती जाएंगी। सबसे पहले कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके बाद
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी। तो अगर आप इस तरह से कंटेंट क्रिएट कर लें, आउटलाइन क्रिएट कर लें, तो आपको लिटरेचर रिव्यू करने में बहुत आसानी हो जाती है। आपको पता होता है कि हाँ अब हमने इसी के मुताबिक चलना है, तो फिर हम जो है वो आप अपने ना ट्रैक से और अपने पाथ से पीछे नहीं हटते, ठीक है। अच्छा, अब हमने डिफाइन कर दिया, हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि हमने रिलेशनशिप बता दिया कि अगर दो टॉपिक्स, अगर दो चीजें लिंक्ड हैं तो उनका रिलेशनशिप क्या है, या फिर जो आपका अपना टॉपिक है उसका दूसरे किसी चीज से रिलेशनशिप क्या होगा, या ह्यूमैनिटी से रिलेशनशिप क्या होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स, जितने भी ऑथर्स हैं या डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो रिसर्चेस हो चुकी हैं, तो हम ये देखते हैं कि रेलेवेंट स्टडीज हुई हुई हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड या नहीं हुई हुई। तो आपने फिर उसके बाद रिलेटेड रिसर्चेस देखनी होती हैं और आपने ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है कि और डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब आपका ना ये क्रिटिकल एनालिसिस भी हो जाता है, ठीक है। क्रिटिकल रिव्यू, क्रिटिकल एनालिसिस ना हम थोड़ा जो है वो आगे करके भी लिख देते हैं, यानी बाद में भी लिख देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ऑथर्स भी होते हैं जिनका हमने जो है ये बताना होता है कि उन्होंने इस टॉपिक के बारे में ये कहा लेकिन ये थ्योरी गलत थी। क्योंकि बाज़ औक़ात हमेशा पास्ट में जो रिसर्चेस हुआ करती थी उसमें यही हुआ करता था कि न्यू रिसर्च जब आती थी सॉरी, जब भी कोई न्यू रिसर्च आती थी तो वो किस लिए आती थी, क्योंकि वो जो पहले रिसर्च थी उसको वो जो है वो कहते थे कि ये जो है अब आपकी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो अब ये नई रिसर्च जो है वो आना शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब ये होगा कि आपने डिफरेंट जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको इसमें साइट करना होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये नहीं पता लगता कि हम साइट किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताती हूँ कि हमें साइटेशंस देनी किस तरीके से होती हैं किसी भी स्कॉलर की या किसी भी ऑथर की। अब जो बेस्ट तरीका होता है ना रिसर्च, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि ठीक है आप सबसे पहले कंटेंट्स बना लें, उसके बाद आप जो है वो जितने रिसर्च हेडिंग्स बना लें और हेडिंग्स के मुताबिक चलते जाएं। लिटरेचर का जो आपका जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने उसके बारे में कहा है उसको इनलिस्ट कर दें। उसके बाद आप इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस पे आएँ, इंटरनेशनली वो काम कैसे हो रहा है, किसने किया है, किस और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से किया। आपने वट फैमिली को जो है ना, डब्ल्यू फैमिली जो है वो उसके आंसर्स करने हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें, ये आपका जो जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी इफेक्ट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, और डिफरेंट ऑथर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद आप इंटरनेशनली बात करेंगे तो उसमें आप कोई भी केस स्टडीज उठा सकते हैं, कोई भी ऐसी सक्सेसफुल स्टडीज भी उठा सकते हैं और कोई ऐसी स्टडीज भी उठा सकते हैं जिससे आपको ये पता लगे कि अच्छा यहाँ पर अगर हमने ये चीज़ अप्लाई की थी। जैसे आपकी पिछले लेक्चर में एक बच्ची बता रही थी कि उन्होंने एक गेमिंग टाइप कुछ बनाया था और कुछ इस तरीके से करके मेडिकल की कुछ जो है वो स्टूडेंट की। तो अच्छा अब उनका क्या था कि वो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, ठीक है, वो एक इनोवेशन लेकर आ रही है। तो उसमें अगर आप इनोवेशन लेकर आना चाहते हो तो आप अपनी उस इनोवेशन के बारे में भी थोड़ा सा लिटरेचर दोगे। आप ये बताओगे कि क्यों, किस वजह से जो है ये चीज़ मेरी जो है वो वायबल है और इधर अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब ये, और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन्स बता देते हैं कि ये पूरा लिटरेचर जो है ये कर, लेकिन कंक्लूजन पे जाने से पहले एक पैराग्राफ आपने ये जरूर लिखना होता है कि आपकी जो स्टडी है वो इस ऐसा क्या लेकर आ रही है और आपको ये आइडिया कैसे आया, और आपकी स्टडी किस तरीके से डिफरेंट ऑथर्स जो है ना उनको आपने रेफर करना है कि उनके मुताबिक हमारी रिसर्च ये इस तरह इस तरीके से जो है वो वायबल होगी, ठीक है, और वो सोसाइटी में चेंज लेकर आएगी। ये आपका एक तरीका होता है कंटेंट मेकिंग का, ठीक है। आप कंटेंट बना लो, आउटलाइन बना लो। उसके बाद एक तरीका होता है लिटरेचर रिव्यू करने का कि आप मैट्रिक्स बनाएं। मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, ये जिस तरह आप लोगों को अभी नजर आ रहा होगा, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑथर नेम, ठीक है। ऑथर नेम के बाद है ईयर और फिर थ्योरी उसकी जो भी है, फिर मेथोडोलॉजी, फिर आउटकम्स और कमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते जाते हैं, जैसे जैसे हम लिटरेचर, आपने ढेर सारे जो आर्टिकल्स हैं वो डाउनलोड कर लिए, ठीक है, या फिर आपने लाइब्रेरी जाकर जितना भी मटेरियल था वो इकट्ठा कर लिया, बुक्स इकट्ठी कर ली, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। अब आप क्या करोगे, इस तरह का एक मैट्रिक्स ड्रॉ करो,
और उसमें ऑथर नेम लिखो, ठीक है। किसी एक ऑथर का नाम जिसके नाम से कोई भी आपका जो आर्टिकल है या रिसर्चेस पब्लिश हुई हुई है, ठीक है, उनका नेम लिखो, ईयर लिखो कि किसमें जो है वो पब्लिश हुआ है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उनकी थ्योरी क्या है, वो आपने सिर्फ 2 लाइन में लिखनी है, क्योंकि इसमें डिटेल नहीं देते। इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ हम जो है वो बताते हैं, शॉर्ट सा रिव्यू होता है। क्योंकि रिसर्च आर्टिकल जब लिखते हैं ना, थीसिस में तो चलें आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती ना, आप आराम से लिख सकते हैं। रिसर्च आर्टिकल के अंदर आपके पास वर्ड्स की लिमिटेशन होती है। तो हम लिटरेचर रिव्यू इस तरीके से नहीं करते कि हम आउटलाइन बनाएं, कंटेंट्स लिखें। ये तरीका थीसिस के लिए यूज होता है। और जो मैट्रिक्स वाला तरीका है ना, ये रिसर्च पेपर्स के लिए यूज होता है। इसमें ये करते हैं कि हम छोटा सा मतलब हम टेबल क्रिएट कर देते हैं। टेबल इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा डालता है। दूसरा ये होता है कि आपकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम जगह लेकर और कम वर्ड्स लेकर जो है ना वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मेथोडोलॉजी के। आपने जो भी रिसर्च पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता तो लगा होगा ना कि उन लोगों ने कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी, या उन्होंने क्या यूज़ किया था, उसको करने के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई किए थे। तो जो मेथड उन्होंने अप्लाई किया वो आपने इस बॉक्स के अंदर लिख देना है। उसके बाद उनके कंक्लूजन्स और उनके आउटकम्स क्या थे वो आपने बॉक्स के अंदर लिखा। उसके बाद कमेंट्स ये कि आपकी रिसर्च अब डिफरेंट कैसे है इनसे, ठीक है। तो ये कमेंट्स आपकी मर्जी होती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। अच्छा, ये हो गए आपके 2 तरीके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें ये है कि आपका क्रिटिकल रिव्यू, ठीक है। कुछ ऐसा भी आर्टिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका नाम ही यही होता है कि अप्रेजल ऑफ या क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ये चीज़ें, ठीक है। या क्रिटिकल रिव्यू आपसे कहा जाए कि चलें क्रिटिकल रिव्यू दें किसी ऐसी चीज़, जैसे अभी अगर सबको पता है यू न्यूज़ तो सभी सुनते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ बताएं, जैसे आपको कोई भी एक थ्योरी दे दी जाती है, ठीक है। आपको कहा जाता है कि चलें आप इसका क्रिटिकल रिव्यू करें, कोई भी ऐसी थ्योरी आप कुछ भी देख रहे हैं। जिस तरह आपको कहा जाए कि टेम्परेचर जो हम अच्छा हमारे जो हीट अप हो रहे हैं, ठीक है, हमारी जो हीट अप हो रही हैं जितनी भी हमारी सिटीज, ठीक है, तो उसमें उसके क्या क्या कॉजेज होंगे। तो उसमें अगर कोई आपको ये कहता है कि ज़्यादा कॉज ये भी हो सकता है कि डिपेंडेंसी ऑन ऑटोमोबाइल, यानी हर बंदा जो है वो हर बंदा अपनी सेपरेट एक ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है। हर बंदे के पास अपनी एक कन्वेंस है, ठीक है, और वो यूज़ कर रहा है। उसकी वजह से आपकी जो है वो गैसेस इंक्रीज होती हैं, और गैसेस इंक्रीज होने की वजह से जो है वो आपकी सिटीज़ जो है वो बर्न अप हो रही हैं, हीट ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन इसके कंपैरेबल अगर कोई बंदा मुझे आकर ये कहे कि नहीं सिर्फ एक ये वजह नहीं है, दूसरी वजह ये भी है कि आप ट्रीज कट कर रहे हैं, आप ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं, वेजिटेशन खत्म कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आपकी सिटीज जो है वो हीट अप हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रिव्यू हो जाएगा। मैंने एक थ्योरी पेश कर दी, मैंने कहा कि नहीं सिर्फ जो है ना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते, हम अपनी जो है ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा उन चीज़ों पर है, हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल पर है, ठीक है। हम ये चीज़ें सीएनजी या इस तरह की चीज़ें भी यूज़ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी थ्योरी थी आपने उसका क्रिटिकल रिव्यू दिया। या अगर कोई भी आप फर्ज करें, अगर किसी ने जो है वो फिलॉसफी पढ़ी हो या जो है वो कोई भी एक छोटी सी चीज़ एक पढ़ी हो, जिस तरह मैं आपको खुद एक सिनेरियो बता देती हूँ कि एक जो प्लेटो का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, उनके टीचर थे सोक्रेटिस, ठीक है। या आप चलें ऐसे कर लेते हैं कि प्लेटो का नेम तो सबने सुना है ना, प्लेटो के बाद जो उनके स्टूडेंट थे वो थे एरिस्टोटल, ठीक है। अब अगर मैं ये इस एग्जाम्पल को ना थोड़ा सा बस रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ले लीजिएगा। प्लेटो ने अगर ये कहा कि हम जो है वो एजुकेशन सिस्टम, वो कहता है कि एजुकेशन सिस्टम सबके लिए जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो है जिनका माइंड जो है ना वो इस काबिल नहीं होता कि आप जो है वो ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकें, ठीक है। तो उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इस तरह का था कि उसमें वो ये कहते थे कि